हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है टैक्स ऑन सर्विसेज। ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोग जीएसटी से पहले तक का जो भी टैक्स गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स कैसे लगाया उसके डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं जो गवर्नमेंट को पावर देते हैं टैक्स लिवाई करने के लिए। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे आज हम लोग। टॉपिक जीएस2 से रिलेटेड है और इसमें हम लोग डिस्कस भी करेंगे पावर टू मेक लॉ बाय पार्लियामेंट एंड आल्सो द स्टेट्स और उनका आपस में किस तरह से कोरिलेशन है। क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं कि सर्विसेज की डेफिनेशन क्या है, कौन कौन सी सर्विसेज पर टैक्स लगता है, कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो जिस पर एक सेंटर टैक्स लगा सकता है, जिसमें स्टेट टैक्स लगा सकता है। आए भी हैं क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा, अल्कोहल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, अल्कोहल कंजप्शन पे आया है, या न्यूज़पेपर है उस पर टैक्स कौन लगा सकता है, इस तरह से क्वेश्चन आए हैं। और इसमें जो भी मैं आर्टिकल को मेंशन करूंगा वो सारे स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट आर्टिकल पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज की डेफिनेशन क्या है? सी, सर्विस की डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है। एनीथिंग दैट इज नॉट गुड, जो भी गुड्स नहीं है या फिर जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, वो सारी सर्विसेज के अंदर आ सकती है। जो डेफिनेशन है अंडर जीएसटी वो ये है कि सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड द सिक्योरिटीज, बट इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड और एनी अदर फॉर्म। तो सर्विसेज की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी चीज जो गुड्स नहीं है, मनी नहीं है, सिक्योरिटीज नहीं है, बट मनी को आप यूज कैसे कर रहे हो, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज, उसका कन्वर्जन कैसे कर रहे हो, किसी भी मोड में कर रहे हो, वो सारी सर्विसेज की डेफिनेशन के अंदर आता है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, क्योंकि सर्विसेज जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आती है। सबसे पहले होता है आर्टिकल 365। इसमें ये कहता है कि नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये बहुत ही एक बेसिक लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रीफ एंड बोल्ड लाइन है। इसमें जो है अथॉरिटी ऑफ लॉ, लॉ की डेफिनेशन हम लोग कहाँ से लेते हैं? आर्टिकल 13 में आती है। आर्टिकल 13(3) में आती है कि लॉ क्या है। और एग्जिस्टिंग लॉ की डेफिनेशन की कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई भी इवन कोई भी चीज पहले से चली आ रही है और जिसको अथॉरिटी से बैक किया गया है इंडिपेंडेंट से पहले, वो एग्जिस्टिंग लॉ की डेफिनेशन में आ रहा है। उसका आर्टिकल अभी मुझे याद नहीं है, शायद आर्टिकल 266 में आता है, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये जो अथॉरिटी ऑफ लॉ है उसमें लॉ की डेफिनेशन आर्टिकल 13 से मिलती है हम लोगों को, आर्टिकल 266 से एग्जिस्टिंग लॉ की डेफिनेशन मिलती है। उसके बाद आता है आर्टिकल 245। 245 में ये है कि इट गिव्स पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉ। It, at the same time, it also gives power to states to make a law also. आर्टिकल 246 में क्या है कि किन किन मैटर्स पर सेंटर बना सकता है लॉज और किन किन पर स्टेट बना सकता है। बेसिकली शेड्यूल 7 और यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में डिफरेंशिएट करता है। नाउ टाइमलाइन ऑफ टैक्स ऑन सर्विसेज। राजा चलैया कमेटी जो बनी थी टैक्स रिफॉर्म पर, उन्होंने रिकमेंड किया था लिवाई ऑफ टैक्स ऑन सर्विसेज 1990 पर। इन्हीं की रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो अपने मनमोहन सिंह जी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने 1994 में फाइनेंस एक्ट निकाला और गवर्नमेंट ने सबसे पहले सर्विसेज, सेलेक्टिव सर्विसेज थी 3, उन पर 5% टैक्स इम्पोज किया था। और जो सर्विसेज थी वो टेलीफोन सर्विसेज थी, इंश्योरेंस सर्विसेज थी और स्टॉक ब्रोकर्स थी। इंश्योरेंस में ये जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो शायद इसमें नहीं था। अब गवर्नमेंट ने ये जो टैक्स लगाया था वो कैसे लगाया था? उन्होंने लगाया था कि एंट्री 97 के अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा था एंट्री 97 क्या बोलती है? एंट्री 97 बोलती है कि अगर कोई मैटर ना स्टेट लिस्ट में ना कॉन्करेंट लिस्ट में है, या फिर कोई टैक्स है जो इन सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो उस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, क्योंकि उससे पहले कहीं भी टैक्स ऑन सर्विसेज किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं था। तो गवर्नमेंट ने आर्टिकल एंट्री 97 से पावर लेकर ये फाइनेंस एक्ट लागू किया। ये जो फाइनेंस एक्ट था
उसके ऊपर स्टेट्स ने ऑब्जेक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये जो आप लोग जो टैक्स लगा रहे हो वो हमारी डोमेन में लगा रहे हो। बहुत सारी एक्टिविटीज जो होती हैं सर्विसेज की वो स्टेट्स में भी होती हैं, तो हम लोग भी टैक्स लगा सकते हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे साथ, आर्टिकल 14 को वो लोग बीच में लाए। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी इस फाइनेंस एक्ट की, इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 लाया, जो 2004 में इफेक्टिव हुआ, डेट 15 जनवरी 2004। अब इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट ने क्या किया कि एक नई एंट्री डाली 19(2)(c). इन्होंने क्या किया, लिस्ट 1 में जो यूनियन लिस्ट थी उसमें डाला टैक्स ऑन सर्विसेज। सो अब टैक्स ऑन सर्विसेज जो हो गया वो पार्लियामेंट के पावर में आ गया। दूसरा इन्होंने क्या किया, एक आर्टिकल 268A डाला, उसमें ये कहा कि किस तरह से जो सर्विसेज टैक्स ऑन सर्विसेज है या सर्विस एक्ट है, वो किस तरह से यूनियन इलेवाइड करेगा और कलेक्ट और अप्रोप्रिएट किया जाएगा यूनियन और स्टेट्स के द्वारा। तो मोडेलिटीज जो थी सर्विस टैक्स की उन्होंने आर्टिकल 268 से डाल दी। इस तरीके से जो 88 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसने ये जो डिबेट थी कि फाइनेंस एक्ट 1994 वैलिड है या नहीं है, उसकी लेजिटिमेसी को एक तरह से वो लेजिटिमाइज कर दी पावर पार्लियामेंट की कि सर्विसेज पर टैक्स किस तरह से यूनियन मिनिस्ट्री जो यूनियन गवर्नमेंट है वही करेगी। अब जो सर्विसेज हैं उनकी जो लिस्ट है इनिशियली तो 3 थी, धीरे धीरे वो सर्विसेज की जो लिस्ट थी वो ब्रॉड, वो जो एरिया था वो ब्रॉड होता गया। काफी ज्यादा सर्विसेज आ गई, सर्विस सेक्टर हर एक फील्ड में आ गया, हेल्थ में, इंश्योरेंस में, कंज्यूमर एक्ट भी, कंज्यूमर एक्ट जो थे उसकी बार बढ़ती गई, उन्होंने भी सर्विसेज की डेफिनेशन को ऑलमोस्ट एनीथिंग जिसके लिए आप पे कर रहे हो वो सर्विसेज में आ जाएगा। यानी कि इवन अगर डेफिनेशन में नहीं भी है, तो अगर कोई कंज्यूमर अगर क्लेम करता है कि ये सर्विसेज में हमने पैसे दिए हैं, तो उसको भी वो सर्विसेज में मान मान लेते हैं। लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो नेगेटिव लिस्ट में रखी गई हैं, उन पर सर्विस एक्ट नहीं लगता है। इनको नेगेटिव सर्विसेज कहते हैं या सर्विसेज डेट आर लिस्टेड इन नेगेटिव लिस्ट। तो कुछ एग्जांपल हैं, जैसे सर्विसेज बाय गवर्नमेंट या आरबीआई कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जुडिशरी हुआ, यूनाइटेड नेशंस हुआ, डिप्लोमेटिक मिशंस हुए, इंटरनेशनल बॉडीज हुई, ये अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्ट अपनी सर्विस किसी गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट कभी कभी सर्विस टैक्स नहीं लेती है। अगर आप कोई चैरिटेबल इवेंट है उसमें उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं डोनेशन के पर्पज से, तो उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगता है। और जैसे आप फ्यूनरल में जाते हैं या फिर मॉनिटरी सर्विसेज है, ये भी नेगेटिव लिस्ट में आती है, इन पर भी कोई सर्विस टैक्स नहीं लगता है। कॉपीराइट सर्विसेज पे कोई टैक्स नहीं लगता है। रिलीजियस सर्विस जैसे आप गोवा सॉरी बोल रहा हूँ गया गए, वहाँ पर जो भी आपके साथ जो परफॉर्म किया जाता है, जो वहाँ के पंडित करते हैं, तो उस पर भी कोई सर्विस टैक्स नहीं लगता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो लिस्ट, ये कुछ लिस्ट हैं जो नेगेटिव लिस्ट रखी गई। इसके बाद क्या हुआ कि वैट आया, वैल्यू एडेड टैक्स। उसमें सारे जो जितने भी स्टेट थे उन्होंने यूनानिमसली बोला कि सारे सर्विसेज को हम वैल्यू एडेड टैक्स में रख देंगे। और उसके बाद आया जीएसटी रिसेंट में, तो जीएसटी के बारे में कि जी हाउ गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट जो आया या सीजीएसटी आई जीएसटी आया, वो किस तरह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया और किस तरह से जो पावर है वो यूनिफॉर्म तरीके से या जुडिशियसली तरीके से स्टेट और सेंटर के बीच में डिवाइड हुई। ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप लोग ये वीडियो देखिएगा और फिर डिसाइड करिएगा कि आप क्या समझ में नहीं आया, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।